हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका अग्रसन कॉलेज की ऑनलाइन सीरीज में। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने टॉपिक शुरू किया था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स मेंडल के वंशागति के सिद्धांत। और वंशागति के सिद्धांत के अंतर्गत हमने जो है दो टॉपिक या दो जो नियम है उनको हमने पढ़ लिया था। एक आप लोगों को बताया था प्रभाविकता का सिद्धांत और दूसरा बताया था आपको पृथक्करण का। तो प्रभाविकता का और जो पृथक्करण का सिद्धांत था वो आप लोगों को मैंने कल बताया था कि यह सिद्धांत, जो दोनों सिद्धांत जो थे वे मेंडल के द्वारा किए गए एकल संकरण के प्रयोग के अनुसार दिए गए थे। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे जो आपका सिद्धांत है वह है स्वतंत्र अव्यूहन का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये आपका स्वतंत्र अव्यूहन का सिद्धांत, इसका मेंडल के द्वारा दिया गया तीसरा सिद्धांत है। ठीक है, तो मेंडल के जो सिद्धांत है वो तीन सिद्धांत थे। कौन कौन से? पहला आपका प्रभाविकता का, दूसरा आपका पृथक्करण का और तीसरा था आपका कौन सा? स्वतंत्र अव्यूहन का। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्र अव्यूहन का सिद्धांत। तो देखिए, स्वतंत्र अव्यूहन का सिद्धांत जो है बच्चों वह है दिया गया था कौन से प्रयोग के द्वारा? द्विसंकर संकरण या त्रिसंकरण भी कह सकते हैं, त्रिसंकर संकरण। इट मीन्स डाइहाइब्रिड क्रॉस या ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जो है वह है कौन सा सिद्धांत दिया गया? स्वतंत्र अव्यूहन का सिद्धांत दिया गया। स्वतंत्र अव्यूहन को हम पारिभाषिक तौर से देखें तो इसके अंतर्गत बताया गया कि जब किसी जीव जाति के अंतर्गत किन्हीं दो लक्षणों को लेकर, किसी जीव जाति के अंतर्गत किन्हीं दो लक्षणों को, विपर्यासी स्वरूप वाले किन्हीं दो लक्षणों को लेकर उनके मध्य क्रॉस कराया जाए या उनके अंतर संकरण कराया जाए तो वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या स्वतंत्र रूप से अधिगमन करते हैं। इट मीन्स एक लक्षण जो है वह है दूसरे लक्षण को क्या किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता है। इट मीन्स वे स्वतंत्र रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? अभिगमित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, गमन। ठीक है, तो ये क्या है? इसका एक पारिभाषिक स्वरूप है कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या है। तो स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी और प्रत्येक जीव जाति के अंतर्गत जो लक्षण है वे लक्षण आनुवंशिक तौर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गमन करते हैं। वे एक दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। यही क्या है? पारिभाषिक स्वरूप है स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का। अब देखिए, इसको हम यहाँ पर समझते हैं हमारे द्विसंकर संकरण के द्वारा, जो कि मेंडल के द्वारा किया गया था। तो देखिए बच्चों, वहां हमने लिया था क्या कि एक लक्षण था हमारा बीज का आकार और दूसरा था आपका बीज पत्र का रंग। ठीक है, ये दो थे। तो यहाँ पर बीज का आकार कौन कौन से? गोल, व दूसरा था आपका बच्चों झुर्रीदार। ठीक है, और इधर रंग कौन कौन सा? पीला व हरा। तो देखिए, हम जैसा कि पहले बता चुके हैं हम कि यहाँ ये लक्षण जो है विपर्यासी स्वरूप वाले हैं। एक लक्षण हो गया आपका बीज का आकार और दूसरा हो गया आपका बीज का रंग, जिनमें एक यहाँ पर आपको पता है कि क्या होता है? प्रभावी स्वरूप होता है और एक कैसा होता है बच्चों? अप्रभावित होता है। तो जब हमने यहाँ देखा कि इन दो लक्षणों को लेकर मेंडल ने जब क्या किया बच्चों? क्रॉस कराया इन दोनों लक्षणों को लेकर, तो हमें F1 पीढ़ी के अंतर्गत, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत हमने देखा, क्या देखा कि सभी पौधे जो है हमको कैसे प्राप्त होंगे बच्चों? गोल पीले प्राप्त हुए। ठीक है, सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? गोल पीले प्राप्त हुए। तो यहाँ हमने देखा क्या? फिनोटाइप रूप में देखा कि यहाँ पर झुर्रीदार और हरा जो इसका लक्षण था वह प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ बच्चों? हमको सभी कैसे प्राप्त हुए? गोल और पीले प्राप्त। अब जब हमने यहाँ पर
अब जब हमने यहाँ इस F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पौधों के बीज थे उनको क्या किया, दोबारा रोपा गया और उनके मध्य क्या किया गया, स्वयं परागण कराया। तो हमने इनसे क्या प्राप्त करी थी बच्चों, F2 पीढ़ी प्राप्त की थी। और यहाँ F2 पीढ़ी के अंतर्गत हमने 4 प्रकार के पौधे प्राप्त किए थे। तो वो 4 प्रकार के कौन कौन से पौधे थे, आप लोगों को याद होगा, गोल पीले, दूसरा गोल हरे, तीसरा झुर्रीदार पीले और चौथे यहाँ पर झुर्रीदार हरे। ये 4 प्रकार के पौधे हुए जिनका अनुपात था बच्चों आपको पता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ हम कैसे इसको स्पष्ट करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ तो हमारे केवल प्रभावी लक्षण हुए थे प्रकट, ठीक है, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ कि जो यहाँ पर लक्षण F1 पीढ़ी में प्राप्त नहीं हुए थे वो F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है शुद्ध रूप में भी झुर्रीदार हरे भी हैं, ठीक है, झुर्रीदार हरे भी हैं और गोल पीले भी हैं और बीच में यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, शंकर स्वरूप में भी हैं, जिनको कि हम यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और यहाँ इसको जो है जीने स्वरूप में व्यक्त करते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कुल मिला के बाद हम यहाँ को यह समझना है कि जो F1 पीढ़ी के अंतर्गत जो लक्षण नहीं प्रकट हुए थे वो लक्षण F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इट मीन जो F1 पीढ़ी के अंतर्गत सुप्त अवस्था के अंतर्गत या छुपी हुई अवस्था के अंतर्गत थे वे हमारे F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या उन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकट होते हैं और इसी के आधार पर जो सिद्धांत दिया गया वो क्या दिया गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत दिया गया। मतलब एक जो लक्षण है उसके जीन दूसरे लक्षण से क्या स्वतंत्र रूप में क्या कर रहे हैं, अभिगमन कर रहे हैं। यही क्या है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये बच्चों 3 सिद्धांत जो थे ये थे क्या, मेंडल के द्वारा दिए गए सिद्धांत थे। अब देखिए बच्चों इसके बाद और जेनेटिक्स के अंतर्गत एक और सिद्धांत यहाँ डिस्कस करेंगे, वह है अपूर्ण प्रभाविता। अगला सिद्धांत और यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता का। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, देखिए बच्चों अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रयोगों के बाद आप लोगों को पता है कि सन 1900 के अंतर्गत क्या किया गया था, पुनः खोज की गई थी। तो जब पुनः खोज की गई थी तो उस समय इस मेंडल के द्वारा किए गए जो प्रयोग थे, इसके अलावा सन 1900 के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने अन्य जीव जातियों पर भी अपने क्या इस प्रकार के प्रयोग करके देखे। तो उन्होंने यहाँ पर इस मेंडल के प्रयोग के अनुसार कुछ अपवाद स्वरूप क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, जिसके अंतर्गत देखा गया कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत। तो अपूर्ण प्रभाविता के सिद्धांत का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वह है गुल अब्बास, ठीक है, गुल अब्बास और स्पेन ड्रैगन। तो इस मेंडल के बाद इट मींस मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा पर मेंडल के बाद सन 1900 के अंतर्गत प्रयोग किए गए। तो उन्होंने क्या देखा देखिए बच्चों कि मिराबिलिस जलापा के अंतर्गत एक लक्षण को लेकर, ठीक है, और वो एक लक्षण था यहाँ पर किसका, फूल का रंग। तो पुष्प का रंग, तो पुष्प का रंग एक तो था बच्चों का लाल और दूसरा था क्या बच्चों, श्वेत। ठीक है, लाल और यहाँ पर दूसरा क्या था, श्वेत था, जिसे कि यहाँ पर किससे व्यक्त किया गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर से व्यक्त किया। तो इन दोनों के मध्य क्या कराया, क्रॉस कराया। तो यहाँ पर इन्हें F1 पीढ़ी के अंतर्गत
मेंडल के जो प्रयोग थे उनसे अलग परिणाम प्राप्त हुए। तो यहाँ पर सभी एवन पीढ़ी के अंतर्गत जो पुष्प थे वह कैसे थे बच्चों? गुलाबी थे। कैसे थे? गुलाबी। जबकि मेंडल के प्रयोग के अनुसार तो यहाँ पर कैसे प्राप्त होने चाहिए थे? या लाल प्राप्त होने चाहिए थे या क्या होने चाहिए थे? श्वेत प्राप्त होने चाहिए। इन दोनों में से कोई प्रभाव जो होता वो प्रकट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ इन दोनों लक्षणों को छोड़कर एक तीसरा रंग प्राप्त हुआ। कौन सा? गुलाबी प्राप्त हुआ। ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या किया? इस F1 पीढ़ी से ही इन्होंने कौन सी? F2 पीढ़ी प्राप्त की बच्चों। तो यहाँ पर इसका जो वो था इन्होंने जो जीनोटाइप इसका शो किया था वो था क्या? कैपिटल R और स्मॉल r। तो जब यहाँ पर इससे F2 पीढ़ी प्राप्त करी तो उसके भी रिजल्ट जो है वह किसके अनुसार नहीं थे? मेंडल के अनुसार नहीं थे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, तो इसको हम यहाँ चेकर बोर्ड से बात कर रहे हैं। तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r स्मॉल r। तो यहां पर क्या देखा कि चार में से एक तो कैसा था? लाल था। दो कैसे थे? वे गुलाबी थे। और एक ऐसा था बच्चों श्वेत था। ये इसका क्या हुआ? अनुपात प्राप्त हुआ। चार में से एक कैसा था? लाल था और एक कैसा था? श्वेत था। और दो कैसे थे? गुलाबी थे। ठीक है। जबकि यहाँ पर ये जो है कैसे प्राप्त होने चाहिए थे? मेंडल के नियम के अनुसार लाल ही प्राप्त हुए होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो इस मिराबिलिस जलापा पर प्रयोग जो किया था इसके परिणाम के अनुसार यहाँ बताया गया क्या कि यहाँ पर जो इस पुष्प के अंतर्गत लाल रंग और श्वेत रंग है, इन दोनों में से ही कोई भी स्वरूप जो है वह क्या नहीं है? प्रभावी नहीं है। कैसा है? अपूर्ण प्रभावी है। कैसा है? अपूर्ण प्रभावी है। कोई भी एक लक्षण जो है पूर्ण रूप में अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इसी कारण से दोनों का मिला जुला रूप कैसा प्राप्त हो रहा है? गुलाबी प्राप्त हो रहा है। इसी सिद्धांत को या इसी प्रयोग के अनुसार जो सिद्धांत दिया गया वह क्या था? अपूर्ण प्रभाविकता का सिद्धांत। इट मीन्स अपूर्ण प्रभाविकता के सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि कुछ जीव जातियों के अंतर्गत कोई लक्षण जो है उसके दोनों स्वरूपों में से कोई एक हमेशा प्रभावी हो या एक हमेशा अप्रभावी हो, यह संभव नहीं है। कुछ जीव जातियों के अंतर्गत ऐसा भी देखा जाता है जिसके अंतर्गत दोनों ही जो लक्षण है किसी एक लक्षण के दोनों विपरीत जो स्वरूप हैं उनके दोनों का मिला जुला रूप भी क्या है? प्राप्त होता है। इट मीन्स पूर्ण रूपेण कोई भी प्रभावी नहीं है। दोनों ही क्या है? एक दूसरे पर कुछ अपूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया? अपूर्ण प्रभाविकता का सिद्धांत कहा गया। ठीक है। तो यहाँ पर ये जेनेटिक्स के जो है कुछ आपके किताब के सिलेबस के अनुसार जो दिए गए सिद्धांत है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। 4 सिद्धांत जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। बाकी और अगर अपन डिटेल से जाए तो कुछ और भी सिद्धांत हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल है, पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है। तो ये हुए आपके क्या? सिद्धांत इसके इनहेरिटेंस के। अब बात आती है कि यहाँ पर इन सिद्धांतों का महत्व क्या है। तो इन सिद्धांतों के अनुसार इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए बच्चों क्या है कि जीव जातियों की नस्ल सुधार की जाती है। प्रभाविकता को ध्यान रखते हुए क्या की जाती है? नस्ल सुधार की जाती है। ठीक है। अब वो नस्ल कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत हो सकती है, वह जंतुओं से प्राप्त जो उत्पाद है उनकी नस्ल के सुधार के अंतर्गत हो सकती है। इट मीन्स जो मानव जाति के लाभ के लिए या हित में जो उत्पाद हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो है इसका नस्ल सुधार कर देते हैं और नस्ल सुधार से क्या उत्पादन प्राप्त भी कर पाते हैं। दूसरा, रोग नियंत्रण में इसका क्या होता है? उपयोग किया जाता है। क्योंकि हमने आपको पहले जब पहला जो सिद्धांत बताया था उसमें आपको बताया कि हानिकारक जो रोग हैं वो अप्रभावी रूप में क्या है? F1 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? सुप्त अवस्था में होते हैं, इसलिए वो प्रकट नहीं होते हैं। और F1 पीढ़ी में जो है अधिक लाभ है या अधिक जो प्रभावी जो लक्षण होते हैं उसके द्वारा वो प्रकट होते हैं और उसके द्वारा अपना उत्पादन की दर में क्या कर लेते हैं? वृद्धि कर पाते हैं और उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ
इस जेनेटिक्स का उपयोग जो है मनुष्य के हित में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नस्ल सुधार के रूप में, उत्पादन में और गुणवत्ता में, रोग नियंत्रण में आदि क्षेत्रों के अंतर्गत इसका उपयोग किया जा रहा है। यही इसका क्या है, महत्व है। ठीक है, तो आज हमारे जो है ये मैनर्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशागति के सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। और इसके साथ ये एक आपका चैप्टर है, आपको जब बुक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ चैप्टर निर्धारित किए गए। ठीक है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट अपने लेसन के साथ अपन अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।